देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ कत्ल ही नहीं हो रहे बल्कि गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात भी बढ़ रही है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां एक नाबालिग को पहले तो बर्थडे पार्टी के बहाने गैंग रेप का शिकार बनाया गया। फिर जब वो एक नेता से के पास मदद मांगने पहुंची तो वहां भी उससे रेप किया गया, फिर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना में शामिल 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। धर्म नगरी में ये कैसा अधर्म। बर्थडे पार्टी के बहाने गैंग रेप, जिससे मांगी मदद वो भी निकला हैवान। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पहले लड़की से गैंग रेप हुआ, फिर लड़की दरिंदों से बचकर भागी और मदद मांगने एक बीजेपी नेता के पास पहुंची। लेकिन किसे पता था जिससे वो मदद मांग रही है वो भी एक शैतान है। एक तरफ नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और उसकी हत्या, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता का नाम सामने आने से पुलिस ने भी बेहद संवेदनशीलता के साथ 4 दिनों के भीतर मामले का खुलासा किया और 27 जून को लड़की के साथ गैंग रेप और उसकी हत्या करने के आरोप में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भाजपा नेता समेत कुल 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। हरिद्वार में शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंग रेप के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया। और हरिद्वार जैसी ही दिल को झकझोर देने वाली एक वारदात हुई कानपुर में, जहां एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ 5 दिन तक घिनौनी हरकत की गई। आरोप है कि एक जिला पंचायत सदस्य के भतीजे ने बच्ची को अगवा किया, फिर दोस्त के साथ मिलकर बच्ची को बंधक बनाकर रेप किया। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स गैंगरेप का आरोपी है। हैरत की बात है कि न चेहरे पर शिकन, न किए का पछतावा। कानपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर 5 दिन तक गैंगरेप की घटना सामने आई है। 40 दिन बाद 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में जिला पंचायत सदस्य के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के साथ चलती गाड़ी में गैंग रेप करने वालों के खिलाफ 40 दिन बाद अधिकारियों के निर्देश के बाद बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी जिला पंचायत सदस्य का भतीजा बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी फरार है। अगर पुलिस अधिकारियों के माने तो जल्द दूसरा आरोपी भी सलाखों के पीछे होगा। मगर इन सब के बीच क्षेत्र में इन लोगों की दहशत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही। वारदात कानपुर के बिठूर थाना इलाके की है। दरअसल यहां रहने वाली महिला ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी 10 मई की दोपहर 12:30 बजे अपने बड़े पापा की दुकान पर जूस देने गई थी। वहां से लौटते समय लापता हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला। 15 मई की सुबह बेटी घर लौटी तो रोते हुए परिवार को आपबीती सुनाई। थाना बिठूर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए दुष्कर्म के संबंध में एक अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो आरोपित 2 व्यक्तियों में से एक अंकित दिवाकर की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की जा चुकी। पीड़िता के मुताबिक घर लौटते समय NLK स्कूल के पास काले रंग की कार में 2 लोग जबरदस्ती एक फार्म हाउस में ले गए, जहां श्यामू और अंकित नाम के आरोपियों ने कमरे में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। कई दिनों तक दरिंदगी का शिकार होती रही पीड़िता किसी तरह चंगुल से बचकर भाग निकली।
जिसके बाद बेटी के साथ हुई घिनौनी वारदात की शिकायत लेकर परिवार पुलिस के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि एक आरोपी का चाचा जिला पंचायत सदस्य है। अपने रुतबे और पहुंच का इस्तेमाल कर आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार को 40 दिन तक प्रताड़ित करता रहा। हालांकि आरोपी ज्यादा दिन कानून से बच नहीं पाए। दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा टीम बनाकर लगातार उसकी तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। इसमें जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा चुका है और उनके दंड प्रक्रिया संहिता के 161 और 164 के तहत बयान कराए जा चुके हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपी अंकित और श्यामू के खिलाफ गैंगरेप, धमकी और अन्य धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि श्यामू की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। कानपुर से अमित गंजू, न्यूज़ 18। और अब बात देहरादून के ट्रिपल मर्डर की। शांत से शहर में एक कातिल ने ऐसी खूनी साजिश रची कि ना कोई सुराग ना ही शिनाख्त, लेकिन कातिल की तलाश में जुटी पुलिस के हाथ एक बस टिकट लगा और पूरे कत्लकांड की गुत्थी सुलझ गई। कैसे एक बस टिकट की मदद से पुलिस कातिल तक पहुंची, कौन था कातिल, कत्ल क्यों किया उसने, पूरी कहानी विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ट्रिपल मर्डर, अनसुलझी मिस्ट्री। एक बस टिकट और खुल गया कातिल का राज। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, अपने पीछे वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। ठीक ऐसा ही एक सुराग देहरादून पुलिस के हाथ लगा जब वो ट्रिपल मर्डर की पड़ताल कर रही थी। एक बस का टिकट और तिहरे हत्याकांड का खुलासा। जी हां, देहरादून में हुई 3 हत्याओं मामले में पुलिस की अनसुलझी गुत्थी सुलझी तो सिर्फ और एक बस के टिकट से, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती रही और पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया। बस टिकट की मदद से महज चंद घंटों की मेहनत के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जिसने इस खौफनाक मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया था। 25 जून 2024, पटेल नगर, देहरादून। पुलिस को खबर मिली कि पटेल नगर पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले से अजीब बदबू आ रही है। कॉलर ने मामले को संदिग्ध बताया था, लिहाजा पुलिस को वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मौका वारदात का मंजर देखा, होश फाख्ता हो गए। नाले में एक महिला और 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। पुलिस के सामने 3 लाशें थी और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कूड़े के ढेर के नीचे दबे महिला और 2 मासूम बच्चों के सड़े गले शव को देख के पुलिस समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं ये एक हत्या है। लेकिन ये हत्या किसने और क्यों की, इस पर पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए मौका वारदात पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम तक पुलिस के सामने ये बात भी साफ हो गई कि तीनों शव एक ही परिवार से हैं और तीनों का आपस में मां और बच्चों का रिश्ता है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले के आसपास के सभी थानों और आसपास के जिलों, खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर और इत्तला लेने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन जल्द ही एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था, वहाँ पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि एक फैमिली, एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। मौका वारदात के आसपास सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक कुरियर कंपनी का नीले रंग का बैग मिला था।
उस बैग में महिला और बच्चों के कपड़े के साथ कुछ और सामान भी था। आसपास की जगह खंगालने के दौरान पास की एक फैक्ट्री के नजदीक से रोडवेज बस का एक टिकट मिला था, जो नहटौर यानी जिला बिजनौर से देहरादून का था। ये टिकट एक बालिग और एक नाबालिग का था। ये टिकट देखकर पुलिस का माथा ठनका, लिहाजा आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ शुरू की गई। तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली, तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नहटौर बिजनौर का रहने वाला था। फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी से जब टिकट को लेकर पूछताछ की गई तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। पुलिस को हसीन की बातचीत पर कुछ शक हुआ, लिहाजा हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन पर दोबारा पूछताछ शुरू की गई। जरा सी सख्ती दिखाते ही वो टूट गया। हसीन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो महिला से छुटकारा पाना चाहता था, जिस कारण उसने महिला के साथ उसके दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल था कि आखिर में हसीन क्यों महिला से छुटकारा पाना चाहता था और महिला के साथ बच्चों का क्या रिश्ता हसीन का था। आरोपी हसीन ने बताया कि मरने वाली महिला का नाम रेशमा था। तलाकशुदा हसीन पिछले 2 सालों से मृतक महिला रेशमा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इसी से बचने के लिए उसने खूनी साजिश बुननी शुरू कर दी थी। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफी परेशान था। 23 जून की शाम रेशमा अपनी 15 साल की बेटी आयत और 8 महीने की बेटी आयशा के साथ आईएसबीटी देहरादून पहुंची, जहां से हसीन अपनी बाइक से रेशमा और उसके दोनों बच्चों को लेकर सीधा टिम्बर लीफ फैक्ट्री ले गया और रात में गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए आरोपी हसीन को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में 3 दिन से लापता एक बच्ची की लाश पानी की टंकी में मिली। 13 साल की राधिका 26 जून की रात घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी अचानक लापता हो गई। सवाल ये कि हत्या बच्ची की किसने की और क्यों की। तेरह साल की बच्ची मौत बनी मिस्ट्री। पानी की टंकी में कैसे पहुंची लाश। 3 दिन से लापता राधिका को परिवार ने कहां नहीं खोजा, घर, गली, शहर सब ढूंढ लिया, लेकिन 3 दिन बाद अपने ही घर की छत पर रखी पानी की टंकी में उसकी लाश मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। वाराणसी में 2 दिन से लापता 13 साल की बेटी का शव अपार्टमेंट की ही पानी की टंकी में मिला। पता तब चला जब अपार्टमेंट निवासी एक व्यक्ति को पानी से बदबू आई और वो टंकी चेक करने पहुंचे, तब उन्हें वो लाश दिखी। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फॉरेंसिक ने इस पूरे मामले में तरह के सैंपल जुटाए हैं। माना जा रहा है कि लड़की की हत्या की गई है, उसके बाद लाश फेंकी गई। घटना वाराणसी के काशीराज अपार्टमेंट की है, जहां डेंटर और उनका परिवार रहता है। 26 जून की शाम 13 साल की राधिका घर से सामान लाने के लिए निकली थी, लेकिन घंटों बीत गए वो वापस नहीं आई। जब इंतजार करते करते हिम्मत जवाब दे गई तो परिवार ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन 3 दिनों तक पुलिस भी कोई सुराग नहीं तलाश पाई। आठ बजे रात से मेरी लड़की गायब थी। कितने दिन से? 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। और आज पता चला सुबह कि वो छत के ऊपर टंकी है, टंकी के अंदर है। कैसे जानकारी हुआ है वो?
ये हमको किसी तरह किसी आदमी से जानकारी हुआ था हमारे घर में, हम तो सोए पड़े थे। 72 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी राधिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। इसी बीच छत पर अचानक बदबू आने पर लोगों ने पानी की टंकी खोली, लेकिन पानी की टंकी में तैरती राधिका की लाश देखकर लोगों की चीख निकल पड़ी। फौरन पुलिस को इत्तला किया गया। उनका कहना है परिजनों का कि 26 तारीख से उनकी एक नाबालिग बच्ची है जो नहीं मिल रही है। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने पूरे शहर में ढूंढने का। जब उनको नहीं मिला तो कल रात को 8 बजे थाने पे गई है, उन्होंने शिकायत की है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद आज जो है सूचना मिली है, काशीराम ये आवास है यहाँ पे, यहाँ का अपार्टमेंट है, उसमें जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने शिकायत की कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आशंका है कि राधिका की हत्या की गई है, लेकिन सवाल ये है कि 13 साल की राधिका से किसी की क्या दुश्मनी होगी? कहीं रेप के बाद तो बच्ची को किसी ने नहीं मारा? इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, मौके पे फील्ड नोट आई गई है और आसपास कैमरे दिखवाया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इसमें 9 टीमें बनाई गई हैं, आसपास के कैमरे दिखवा रहे हैं और क्या हुआ है वो पूरा पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाए। टंकी के अंदर जो है बच्चे की बॉडी मिली है और क्या एग्जैक्टली घटना है ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें घटना की जांच में जुटी है। जल्द ही सच सामने आएगा। वाराणसी से उपेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघों के साथ इंसान का टकराव बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें इंसानों के साथ साथ बाघों को भी नुकसान हो रहा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2023 से लेकर 27 जून 2024 तक कॉर्बेट और उससे लगे डिवीजनों में 9 लोग बाघ के हमले में मारे गए, जबकि इन घटनाओं में 4 लोग घायल हुए, जिससे लगातार बढ़ती बाघों की आबादी से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। माना जा रहा है कॉर्बेट में क्षमता से कहीं ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जिससे वो आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर उसकी क्षमता से अधिक बाघ हैं और जो वनाधिकारी उनका कहना है कि एक बाघ के लिए जो 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो सफिशिएंट होता है। तो 1300 वर्ग किलोमीटर का कॉर्बेट पार्क है, तो यहाँ पर 60-70 बाघों को समाने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 250-300 बाघ हैं और यही कारण है कि जो बाघ है वो आबादी के बीच में आ रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन का भी मानना है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। अकेले कॉर्बेट में ही 1288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 260 बाघ मौजूद है। ऐसे में बढ़ते बाघ इससे लगे डिवीजन की ओर रुख करते हैं, जहां उन्हें कई बार आसान शिकार भी मिल जाता है। जबकि रामनगर वन प्रभाग में बाघों की ये संख्या 67 है और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में 52 बाघ की मौजूदगी है। पिछले कुछ सालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या अगर हम पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें तो गलत नहीं होगा कि मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं, चाहे वो गुलदार हों, चाहे टाइगर के साथ संघर्ष हो। इसके कई सारे कारण हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो टाइगर्स हैं वो फ्रिंज एरिया की तरफ उनका झुकाव और रुझान बढ़ा है, क्योंकि फ्रिंज एरिया में बहुत सारे ऐसे कैटल्स और पशु मौजूद हैं जो इजी प्रे के रूप में टाइगर के अपना भोजन बनाता है और उस कारण से वो बाहर आता है। घटते जंगल और बढ़ते बाघों की संख्या ने वन विभाग के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में इंसान से इनका बढ़ता टकराव रोकने के लिए वन विभाग को और भी कारगर कदम उठाने होंगे, जिससे बाघ और इंसान अपनी हद में आराम से रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। इधर पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में तालाब से निकलकर मगरमच्छ के घर में घुस गया। दहशत के बीच घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस और दी, वन विभाग को भी दी। बाद में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ा गया।
इधर नीट पेपर लीक के तार वाराणसी से जुड़ते दिख रहे हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर 2021 के कुछ आरोपी हैं। आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। 2021 में नीट में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई थी। गिरोह में 33 आरोपियों के नाम सामने आए थे। 2021 में सारनाथ थाने में केस दर्ज हुआ था। के आरोप में सीबीआई मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच के दायरे में रडार पर वाराणसी के सारनाथ थाने में दर्ज उन 13 लोगों के नाम भी आ सकते हैं जिन पर वाराणसी में 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली और सेंधमारी के प्रयास में वाराणसी के सारनाथ थाने में साल 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उस वक्त एक बड़े गिरोह तक पुलिस पहुंची थी। 33 आरोपी बनाए गए थे और इसमें सामने आया था कि बीएचयू के बीडीएस की एक छात्रा वाराणसी में त्रिपुरा की एक लड़की के नाम पर पेपर दे रही थी। पटना की जूली कुमारी को पकड़ा गया था और जो त्रिपुरा की लड़की थी उसका नाम हिना विश्वास था। इस पूरे मामले पर जब पुलिस ने जांच की तो 13 लोग रडार में आए और 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब माना जा रहा है कि सीबीआई नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के इस जांच में इन 13 लोगों पर भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। जल्द ही अदालत से अनुमति लेकर इनसे भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई।